Hello students, in continuation of our lecture on chemical kinetics, today we are going to discuss a very important topic, effect of temperature on reaction rates and activation energy. अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव और सक्रियण ऊर्जा. Temperature has a very significant effect on the rate of reaction, so much so that a rise in temperature not only increases the speed of the reaction, but in many cases it actually initiates the reaction. For most of the reaction, the rate of reaction increases with rise of temperature. आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी रिएक्शन में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही बढ़ता है. ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन दुगना या तिगुना तक हो जाता है. The rate of reaction becomes nearly double or sometimes even treble for every 10 degree rise of temperature और इसे कहते हैं temperature coefficient. This is collision theory. क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स में अगर रिएक्शन होनी है तो उन दोनों में कोलिजन होना चाहिए या टक्कर होनी चाहिए, तभी रिएक्शन होती है. बट उसके बाद भी दैट इज़ इनइफेक्टिव कोलिजन. क्योंकि इन दोनों में सफिशेंट एनर्जी भी होनी चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए दोनों में, तभी तब वो अगर कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. तो नंबर 1, द रिएक्टेंट्स और द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, and the second is the colloiding molecules must have sufficient energy to get into the products. मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से टकराना चाहिए और दूसरा उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए. इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो आप कई बुक्स के कवर पेज पे देखते हो. दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, हिंदी में कहते हैं दिहली ऊर्जा. इतनी एनर्जी होगी तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे. दिस रिएक्टेंट पी इज प्रोडक्ट, और ये एनर्जी है वो है रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी. तो और ये है एक्टिवेशन एनर्जी. जब भी मैं क्लास में जाती हूँ तो हमेशा बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज आप इस चीज़ को क्लियर कर लोगे. तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेस टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. वो न्यूनतम ऊर्जा जो रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, ये इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर. आप एक इसको हिल की तरह देखो, ये हिल है, आपको इधर से इधर जाना है तो आपको इस हिल को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप इधर जा सकते हो. अब यहाँ है ये रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और अब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक. That is called activation energy. The extra amount of energy the molecules absorb to have their energy equal to threshold energy, or they can cross the energy barrier. अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ भी आप देखो, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ है एनर्जी. तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी का मार्क, यहाँ से यहाँ तक. अब रिएक्टेंट के पास एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ये दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. अब माना आप लोग कोई ड्रेस लेने गए हैं तो शॉपकीपर ने कहा कि आपको 1000 रुपीज़ देने हैं, दैट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी. जब इतनी 1000 रुपीज़ होंगे तब आप वो ड्रेस ले सकते हो, प्रोडक्ट आपको मिल सकता है. ठीक, अब आपके पास है एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, आपके पास है 400 रुपये, दैट इज़ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. आपको एक्स्ट्रा कितने रुपीज़ चाहिए, 600 रुपीज़, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो आपको 1000 रुपीज़ की आपकी ड्रेस है, दिस इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी.
आपके पास 400 रुपीज़ हैं, दैट इज़ एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। आपको एक्स्ट्रा चाहिए 600, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, जो आप अपने फ्रेंड से, जो भी आपके साथ गया उससे लोगे। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि डिफरेंस क्या है इन तीनों में, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो हर रिएक्टेंट को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। इधर देखिए, इसके पास बॉल है, इस लड़की के पास, इसको इस हिल से क्रॉस कराना है, तो उसको उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी उस हिल को वो क्रॉस कर पाएगी। इसी तरह हम लेते हैं कोई गाड़ी है, उसको ये क्रॉस करना है, तो उसके पास फ्यूल होना चाहिए इतना ताकि वो इस हिल को क्रॉस कर पाए। The minimum energy that molecules need to have in order for a reaction to take place is called the threshold energy. वो न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में बदल सकें, इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा। जो मॉलिक्यूल्स के पास होती है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है, और द एक्सेस एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो जो लेते हैं, एक्वायर करते हैं, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस डायग्राम में काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सेस पे है और वाई एक्सेस पे है परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए आप, इस एनर्जी से ऊपर जिनकी एनर्जी होगी यहाँ वाले, वही प्रोडक्ट में चेंज होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो इस लेफ्ट साइड पर हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का है जो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों के बीच में रिलेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर्हेनियस ने इक्वेशन दी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने रिलेशन बताया रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, एंड दैट इज के इज इक्वल टू ए ई माइनस ए अपॉन आर टी। के है रेट कांस्टेंट, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। ये ग्राफ बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो लॉग के फॉर्म में करेंगे, तो ln k इज इक्वल टू माइनस CAR अपॉन T प्लस ln A। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम दो वैल्यूज़ लेंगे, रेट कांस्टेंट दो टेम्परेचर्स पे लेंगे, K1 T1 पे और T2 पे लेंगे K2। तो वही फॉर्मूला लगा के log K1 निकालेंगे, यहाँ log K2 निकालेंगे। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास टेम्परेचर है T1 T2 और K की वैल्यू हमें दी है, R हमको पता है, तो हम EA निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल, the rate constant of a certain reaction triples when the temperature increases from 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. What is the activation energy of this reaction? तो आपके पास दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं 25 एंड 35। अब आप यहाँ पर R की वैल्यू जूल्स पर केल्विन में लगा रहे हैं, तो आपको टेम्परेचर को भी केल्विन में लेना होगा। तो ये गलती कई बार हम कर देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में ही वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ केल्विन में चेंज करेंगे, 273 से प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 298 केल्विन और इधर आ जाएगा 308 केल्विन। अब ये कह रहे हैं कि द रेट कांस्टेंट ऑफ सर्टेन रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो पहले है रेट कांस्टेंट K1 और K2 हो जाता है 3K1, मतलब ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ K1 3K1 और ये आपने ये वैल्यूज़ लगा दी और यहाँ से आपने सब वैल्यूज़ आपको पता है। R की वैल्यू आपने ली है 8.314 जूल्स
और ये आप इससे निकाल सकते हो ऐसे। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल्स भी कुछ करना, क्योंकि हर इक्वेशन के साथ आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और फुल मार्क्स आएंगे अगर आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हो तो। ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस। ये कर्व्स बताती हैं कि टेम्परेचर, जब हमने कहा टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर इस ग्राफ में है। देखिए, मैंने आपको बताया ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इससे ज़्यादा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो पहले जब टेम्परेचर T1 है तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, ये हायर टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर की कर्व है, ये हायर टेम्परेचर की कर्व है। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स पहले इतने थे, अब डबल हो गए हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स डबल हो गए हैं जिनकी एनर्जी हायर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहाँ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की संख्या, और काइनेटिक एनर्जी इधर है। तो आप देख रहे हो पहले इधर, और ये डबल हो गए हैं। नेक्स्ट ग्राफ में और हो जाएगा। ये देखिए, ये T1 है, ये T2 है। T1 अगर 25 है तो ये 35 है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स इतने हैं जिनकी एनर्जी हायर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और यहाँ डबल हो गए हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो आज आपने देखा कि कैसे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, और कैसे एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर दोनों में आपस में रिलेशन है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हुआ, और नेक्स्ट हम आगे फिर बढ़ते हैं। अभी केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी पोर्शन बाकी है। बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स भी और क्वेश्चंस भी हर तरह के आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो कीप ऑन डूइंग ऑल दिस। थैंक यू।